नमस्कार, मैं डॉक्टर पांडुरंग चिलगर, किसान शिक्षण प्रसारक मंडल उदगीर द्वारा संचालित महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में सेवारत हूँ। मित्रों, यूट्यूब चैनल द्वारा आपने पिछली कड़ी में हिंदी भाषा का विकास क्रम का विवेचन सुना। उससे पहले हिंदी भाषा का उद्भव विकास, इसको विभिन्न कड़ियों के माध्यम से मैंने आपके सम्मुख रखा। हिंदी भाषा किस परिवार से संबंधित है, उस परिवार को लेकर भी, बहुरूपीय परिवार को लेकर भी मैंने एक कड़ी में विस्तार के साथ आपके सम्मुख चर्चा की। अब हिंदी भाषा की विकास यात्रा की पहली कड़ी आपने सुनी एक भूमिका के तौर पर। हिंदी भाषा का आरंभ साहित्य में कब हुआ? जब भाषा साहित्य माध्यम की भाषा बनती है, उससे पहले वो समाज माध्यम की भाषा होती है, समाज मानस की भाषा होती है, आपसी व्यवहार की भाषा होती है। तो उसके लिए जो भी आधार लिए गए विकास यात्रा को आपके सम्मुख रखने के, जिसका उल्लेख मैंने पिछली कड़ी में किया है। शिलालेख, ताम्रपत्र, राजशिष्टाचार संबंधी पत्र व्यवहार, साहित्य आदि। मित्रों, जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास का कालक्रम या नामकरण विभिन्न पहलुओं के आधार पर, विशेषता के आधार पर किया गया, उसी प्रकार से हिंदी भाषा के विकास क्रम के अंतर्गत भी 3 चरण देखने को मिलते हैं। पहला चरण जो है आदिकालीन हिंदी या प्राचीन हिंदी, इसी सन 1000 से इसी सन 1500 तक, इसके संबंध में विवेचन मैं आज आपके सम्मुख रखूंगा। दूसरा चरण है मध्यकालीन हिंदी, जिसका समय अवधि है इसी सन 1500 से इसी सन 1800 तक। और अंतिम चरण जो है आधुनिक काल की हिंदी, जिसका समय अवधि है इसी सन 1800 से 2020 तक। अब इन 3 कालखंडों को हमें विस्तार के साथ देखना है। सबसे पहले प्राचीन या आदिकालीन हिंदी को देखेंगे, जिसका समय अवधि इसी सन 1000 से 1050 तक का माना गया है। हिंदी भाषा के इतिहास में इसी सन 1000 से 1050 तक या 1500 यानी 1500 तक की समय अवधि आदिकालीन हिंदी या प्राचीन हिंदी के नाम से जानी जाती है। इसी कालखंड के पूर्व काल को भाषा संक्रांति काल भी कहा गया है। जैसे पिछली कड़ी में आपने सुना कि जिस कड़ी को अपभ्रंश और हिंदी को जोड़ने वाली जो कड़ी है, उसको अहोट ये नाम दिया गया है, और उसका संदर्भ विद्यापति की साहित्य कृति में भी मिलता है। और हिंदी भाषा का ये जो समय अवधि है, उसके लिए तत्कालीन समय के शिलालेख, ताम्रपत्र, मूर्ति कला हो, वास्तुकला हो, प्राचीन पत्र व्यवहार हो, साहित्य हो, इसमें ऐसे मजबूत, ठोस और प्रामाणिक प्रमाण मिलते हैं, जिससे हिंदी का प्राचीन रूप आज भी आप देख सकते हैं इन सभी ऐतिहासिक संसाधनों द्वारा, साहित्य द्वारा। हिंदी भारत की सबसे प्राचीन आधुनिक भाषा है, जिस कारण उसे एक अभिजात भाषा कहा जाता है। इस विकास यात्रा को देखते समय हिंदी यानी एक बीज से उसका जन्म होने के बाद आज उसने समस्त विश्व को अपने प्रभाव में लाने की कोशिश की। एक विश्व भाषा की ओर
हिंदी का मार्गक्रमण, ये हिंदी की विकास यात्रा है। एक विश्व की एक प्रातिनिधिक भाषा के रूप में हिंदी को समस्त विश्व आज देख रहा है। देखिए कि एक सामान्य रूप से एक विश्व भाषा बनने वाली हिंदी केवल साहित्य के बलबूते पर विकसित नहीं हुई, केवल बोलचाल या संप्रेषण के बलबूते पर विकसित नहीं हुई, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों का योगदान हिंदी के विकास में है। विभिन्न साहित्य है, समाज है, संस्कृति है, धर्म है, इसके अलावा विज्ञान तकनीकी है, जनसंचार है, व्यापार जगत है। इन सभी क्षेत्रों का सहयोग हिंदी के विकास क्रम में हमें दिखाई देता है। तब जाकर हिंदी एक विश्व भाषा का मार्ग पादाक्रांत कर सकी। अब देखिए कि मूल विषय पर जब मैं चर्चा अब करूंगा, हिंदी साहित्य तथा भाषा में आदिकाल में हमारे देश पर विदेशी शासकों की सत्ता थी, उसका उल्लेख मिलता। हिंदी भाषा पर विभिन्न विदेशी शासकों के आक्रमण हुए। भारत पर जितने हुए ना, उतने आक्रमण हिंदी भाषा पर हुए, लेकिन हिंदी भाषा टस की मस नहीं हुई। उन्होंने अपने अस्तित्व को बचाए रखा, सुरक्षित रखा, और सुरक्षित रखने के लिए समाज और साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा। साहित्य कहाँ से आता है? तो समाज से आता है, क्योंकि साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। साहित्य में समाज की आलोचना होती है। साहित्य समाज का प्रतिबिंब दिखाने वाला दर्पण है, और इन समाज ने और साहित्य ने आज तत्कालीन समय की हिंदी को आबादित रखा, जिसे हम अब पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, उसके विकास क्रम को देख सकते हैं। हिंदी क्या थी और क्या से क्या हो गई। क्या से क्या हो गई यानी हिंदी की बर्बादी नहीं हुई, बल्कि हिंदी विकसित हो गई। हिंदी की विभिन्न विशेषताओं को भी आपने देखा, वह विशेषता हिंदी के अंदर है, इसलिए हिंदी ने विदेशी आक्रमणों को वहीं पर रोका, उसका मुकाबला किया। विभिन्न अन्य भाषा के आक्रमण से अपने मूल भाषा का रूप विकृत हो जाता है, लेकिन अपनी भाषा हिंदी ने अपना रूप विकृत होने नहीं दिया। बल्कि अन्य भाषाओं को भी हिंदी ने अपना मुखौटा पहनाने के लिए दिया। मित्रों सुनिए, एक संस्कृति पर दूसरी संस्कृति जब आक्रमण करती है ना, तो एक तीसरी संस्कृति जन्म लेती है, जिसे संकर संस्कृति कहा जाता है, हाइब्रिड संस्कृति। और इसके प्रमाण हमारे भारत में समय के साथ देखने को मिले। आज हम बड़े शान से कहते हैं कि भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति। मातृदेव भव पितृदेव भव, इस संस्कृति में यानी स्त्री की पूजा होती है।
जहाँ पर नारी को पूजा जाता है वहाँ पर देवों का वास होता है, ऐसा बोला जाता है ना। लेकिन इसी संस्कृति का विकृत रूप पाश्चात्य संस्कृति के आक्रमण से हुआ, टक्कर से हुआ। यूनानी संस्कृति के आक्रमण से हुआ, मुसलमानी संस्कृति के आक्रमण से हुआ। पारसियन हो, पुर्तगाली हो, फ्रेंच हो, विभिन्न लोग जब हमारे देश में आए, वे स्वयं केवल शारीरिक रूप में नहीं आए, बल्कि वो मानसिकता लेकर आए, उनकी भाषा लेकर आए, उनकी संस्कृति लेकर आए। और उससे हमारी संस्कृति प्रभावित हुई। आज हमारी वेशभूषा हो, खान पान हो, केश रचना हो, चाल चलन हो, सब पर अन्य संस्कृति का प्रभाव, यानी मानो कि पाश्चात्य संस्कृति। अब इसे विस्तार से आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। प्राचीन काल में हमारे देश के पुरुष भी बाल बढ़ाते थे, दाढ़ी बढ़ाते थे, मूंछें बढ़ाती थे। स्त्रियां तो बाल काटती ही नहीं थी। लेकिन आज पीछे से जब आप देखोगे तो स्त्री है या पुरुष पता नहीं चलता। पुरुष की भी देह यष्टि पर इसका प्रभाव पड़ा है। यानी ये क्या है, तो ये आक्रमण है अन्य संस्कृति का। और ऐसे आक्रमण भाषा पर भी हुए, लेकिन हिंदी भाषा ने उन आक्रमणों को वहीं पर रोका। और सबसे बड़ा आक्रमण जो था मित्रों, वो अंग्रेजी भाषा का था। लेकिन अंग्रेजी के साथ भी हिंदी ने पंगा लिया, और अंग्रेजी के साथ रहकर उससे कुछ सीखकर उन्हीं के साथ हिंदी उनके भी देश में चली गई। आज ब्रिटेन में भी हिंदी, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रेंच हो, रूस हो, इटली हो, विश्व के हर देश में हिंदी भाषी लोग, हिंदी संस्कृति, हिंदी समाज आपको देखने को मिलेगा। अब वहां तक कैसे पहुंचा, उसकी यात्रा को हम यहां पर देख रहे हैं मित्रों। देखिए, इस समय अवधि में तुर्कों ने, पठानों ने, मुगलों ने सत्ता स्थापित की प्राचीन कालीन हिंदी के कालखंड में। इस काल में जो भी पत्रों में नाथ तथा सिद्ध साहित्य की बात की गई थी, अर्थात प्राचीन काल में प्राप्त होने वाला नाथों का साहित्य और सिद्धों का साहित्य हिंदी में है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इन्होंने इस काल की हिंदी को पुरानी हिंदी नाम दिया। उपलब्ध प्रमाणों और साहित्य के आधार पर यह कहा जाता है कि हिंदी भाषा का उद्भव 10वीं शताब्दी में हुआ। हिंदी भाषा के आदिकाल में हिंदी की 3 शैलियां नजर आती हैं। दिल्ली तथा राजस्थान के राजपूत राजाओं के आश्रित कवियों तथा चारण और भाटों का साहित्य डिंगल शैली में दिखाई देता है। डिंगल शैली में आने वाले साहित्य में रासो साहित्य भी आता है। चंद बरदाई रचित पृथ्वीराज रासो ग्रंथ डिंगल शैली में रचा गया। साथ ही अन्य रासो ग्रंथ इसी शैली में लिखे गए। इस शैली में राजस्थानी, खड़ी बोली, ब्रज आदि हिंदी की उपभाषा तथा बोलियों का मिश्रण दिखाई देता है। साधु संतों के जन भाषा, साधु संतों का साहित्य, पद आदि जन भाषा शैली में लिखे गए, जिसमें साहित्य के सिद्धों के और नाथों के साहित्य का उल्लेख होता है।
तीसरी शैली जो है खड़ी बोली, जिसका विकास आगे चलकर आधुनिक हिंदी के रूप में हुआ। गेसुदराज हो, अमीर खुसरो हो जैसे विद्वानों ने, साहित्यकारों ने खड़ी बोली में तत्कालीन समय में साहित्य लिखा। ये तीन शैलियां कौन कौन सी? डिंगल, जनभाषा और खड़ी बोली। ये तीन शैलियां प्राचीन कालीन हिंदी साहित्य के आधार पर हमें दिखाई देती है। हिंदी भाषा के प्राचीन काल में अगर अपभ्रंश को देखा जाए तो केवल 8 स्वर थे। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ। बाद में 2 संयुक्त स्वर हिंदी में आ गए, उ और औ। वैसे ही यानी च, छ, ज, झ प्राप्त ध्वनियां प्राचीन काल में प्राकृत में स्पर्श व्यंजन की ध्वनियां थी, लेकिन ये ध्वनियां आदिकाल में वत्स हो गई। उसी प्रकार आदिकाल में र, उ और न आदि ध्वनियां उत्पन्न हो गई। प्राचीन काल में नह, मह, लह आदि अल्प प्राण ध्वनियां हिंदी में महाप्राण हो गई। प्राचीन काल की हिंदी में नपुंसक लिंग का पूर्णता लोप हो गया। तब से हिंदी में केवल 2 लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आदिकाल में ही हिंदी में शब्दों का क्रम निश्चित किया गया, कर्ता, कर्म, क्रिया। आदिकालीन हिंदी में तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक मात्रा में होता था, लेकिन अन्य भाषा के आक्रमण के कारण तत्सम के साथ साथ देशज और विदेशी संकर शब्दों का भी आधिक्य प्राचीन काल से ही मानो हिंदी में बढ़ता चला गया। तो इस प्रकार प्राचीन कालीन या आदिकालीन हिंदी को यहाँ पर देखा जा सकता है। आपने इसे बहुत गंभीरता से सुना, इसलिए आप सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और अगली कड़ी में मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक कालीन हिंदी के ऊपर विस्तार के साथ आपके सम्मुख चर्चा करता हूँ। धन्यवाद।